नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायकवाड़ सर हिंदी क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों फिफ्थ चैप्टर से संबंधित मेथडोलॉजी से संबंधित हम आज प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आज मेथडोलॉजी संबंधित 30 प्रश्न है दोस्तों, यानी सोशल मेथडोलॉजी से संबंधित दोस्तों। और पहले हमने 50 प्रश्न देखे थे, वो थे चैप्टर से संबंधित, और उसमें कुछ मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन बनाए दोस्तों, और उसमें मल्टीपल चॉइस नहीं दिया है। तो आज मैं उसे ही बताऊंगा और उसके साथ ही हम मेथडोलॉजी के प्रश्नों को भी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्न देखे थे दोस्तों, यहाँ तक हमने किया था। आज हम इसके अतिरिक्त प्रश्न देखने वाले हैं, और यहाँ पे एक नंबर छूट गया है दोस्तों, तो यहाँ से 51 आना चाहिए, यहाँ पे 52 नंबर आ गया। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा, जो 52 नंबर का, यानी एक नंबर छूट गया है दोस्तों, उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस नहीं दिया है दोस्तों, एक ही लाइन में मैंने उत्तर वहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए, तेलंगाना दक्कनी पठार का एक भाग है। इस पठार के एक और पूर्व पर्वतमालाएं हैं। यह पर्वतमालाएं किन राज्यों में फैले हुए हैं, यानी किन किन राज्यों में यह जो पर्वतमालाएं हैं वो फैली हुई है। अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्वतमालाएं क्या होती है। ओके, वो जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में फैली हुई हमें दिखाई देती है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, पर्वतमालाएं तेलंगाना के किस जिले के पूर्व सीमा में है। यानी पर्वतमालाएं जो है तेलंगाना में जो है ना, उस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों जो दिया है, किस जिले के पूर्व सीमा में है, तो वह है दोस्तों, हमें देखने को मिलता है जयशंकर जिला। प्रोफेसर जयशंकर के नाम पे जो जिला है, उसके जो पर्वतमालाएं उस जिले में हमें दिखाई देते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, पठार के पूर्वी पर्वत में कौन सी जनजातीय लोग रहते हैं, यानी किस जाति के लोग पठार के पूर्वी पर्वत में रहते हैं। तो उसका सही उत्तर जो देखिए दोस्तों, सवार, कोंडादोर, गदाब, गोंड, मन्नेदोर, मुकदोहरा, कोया। दोस्तों यहाँ पे कोया आना चाहिए, खोया आया है, एक बार देख लीजिएगा, कोया। ओके, कोया आना चाहिए, कोया जनजाति। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है वो, एक बार आप देख लीजिए। तो ये पूरा चैप्टर जो है कोया जनजाति के बारे में समझाता है दोस्तों। ओके, ऐसे तो जो पूर्वी पर्वत में जो है ना, ये सब जातियाँ रहती हैं, मगर हम इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेनगोलू गांव का कहाँ पर स्थित है। ओके, पेनगोलू गांव जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो वाजिद मंडल। इससे पहले हमने ये प्रश्न देखा था दोस्तों, यानी दक्षिण पठार में दिया हुआ था वहाँ पे, यानी दक्षिण पठार में वो है, ऐसा हमने वहाँ पे उत्तर देखा था। तो मैंने यहाँ पे बदल के दिया है, फिर से एक बार तथ्यात्मक प्रश्न बनाया है। वाजिद मंडल गोदावरी नदी तट पर है। कहाँ पे स्थित है देखो, वाजिद मंडल गोदावरी नदी तट पर बसा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। पेनगोलू, यहाँ पे मिस्टेक गिरा है दोस्तों, पेनगोलू बोल के आया है, पेनगोलू यानी ऐसा आना चाहिए, मगर ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, देख लीजिएगा। पेनगोलू गांव में किस वर्ग के लोग रहते हैं, किस वर्ग के लोग रहते हैं दोस्तों, कोया जनजाति के लोग रहते हैं। पेनगोलू विलेज से संबंधित ये जो चैप्टर है, तो उसमें जो जाति है वो है कोया जनजाति है दोस्तों ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रहा है बोले तो, मैं जो है ना टाइपिंग के लिए एक फ्रेंड को दे रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती होती रहती है। जहाँ भी गलती जा रही है मैं बताऊंगा आपको, वो आपको उसमें सुधार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोया यानी कोया जनजाति तो है, उसका अर्थ क्या है। कोया का अर्थ है पर्वतों में रहने वाला अच्छा आदमी, पर्वतों में रहने वाला अच्छा आदमी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोया जनजाति की, अगला प्रश्न है, कोया जनजाति की भाषा कौन सी थी। तो उनकी जो भाषा थी कोया भाषा थी दोस्तों। हमने इससे पहले जो
वीडियो में देखा था उनकी भाषा हमने तेलुगु भी बताई थी। तेलुगु तेलुगु क्यों बताई थी दोस्तों? क्योंकि उसके अंतर्गत जो अलग अलग आदिलाबाद, वरंगल और करीमनगर ऐसे ज़िले में जाकर जब वो स्थिर हो जाते हैं, वहीं पे रहने लगे, तो उनकी भाषा क्या हो जाती है दोस्तों? तेलुगु हो जाती है। वो कोया में बात ना कर कर तेलुगु में बात करने लगते हैं, तो उनकी तो भाषा कोया भाषा है। मगर जो लोग जाके स्थिर हो गए उनकी भाषा तेलुगु बन गई। यहाँ पे है, देखिए दोस्तों, और एक प्रश्न यहाँ पे है, देखिए, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, पूर्व गोदावरी के कुछ प्रांत में स्थिर निवासी बन गए कोया जनजाति की भाषा है। अभी बोला है दोस्तों मैंने, तेलुगु भाषा है। ओके, अगला प्रश्न 60 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे दोस्तों, प्रश्न है, कोया लोग किस प्रकार के फसल उगाते हैं? वो किस प्रकार के फसल उगाते हैं दोस्तों? पोड़ू यानी पोड़ू प्रकार के फसल क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे मैं पोड़ू दिया तो आपको याद आना चाहिए ज्वार, ओके, मक्का, हाँ, इस तरह के जो मोटा अनाज, हाँ, ये सब क्या है दोस्तों? ये जो है पोड़ू फसल है। क्या है? पोड़ू फसल है। ओके, अगला प्रश्न, कोया लोग फसल उगाने के लिए प्राचीन काल से किस पद्धति का प्रयोग करते थे? किस पद्धति का? पोड़ू पद्धति का। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा। पोड़ू पद्धति का प्रयोग करते थे। पद्धति, ये पोड़ू पद्धति क्या है दोस्तों? पोड़ू पद्धति क्या है तो समझिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था। वो एक जगह जंगल काटेंगे, यहाँ पे 2-4-3-4 साल के लिए फसल उगाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे? जंगल यानी पेड़ पौधे उगाने के लिए छोड़ देंगे, फिर उस दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ जंगल काटेंगे, वहाँ पे 3-4 साल के लिए करेंगे, इसको फिर से छोड़ देंगे जंगल उगने के लिए। हाँ, तो वो पद्धति, उसी को क्या कहते हैं? पोड़ू पद्धति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पोड़ू पद्धति कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, पोड़ू पद्धति को अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? झूमिंग पद्धति। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? झूमिंग पद्धति। झूमिंग पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोया जनजाति की प्रमुख फसलें हैं। कौन सी है दोस्तों? जो पोड़ू पद्धति से जो फसलें उगाती है उनकी जो प्रमुख फसलें हैं, ज्वार, मक्का, मोटा अनाज, मूंग, अरहर, ये जो है ना उनके प्रमुख फसलें हैं दोस्तों। के आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, 1 एकड़ में पोड़ू भूमि पर लगभग कितना किलो ज्वार उगता है? यानी चैप्टर के अनुसार दोस्तों, यहाँ पे 5th जो चैप्टर उसके अनुसार कितना उगता है दोस्तों? 250 किलो। 250 किलो जो अनाज है यहाँ पे 1 एकड़ में उगने लगता है, यानी उसकी फसल निकाली जाती है। ओके, अगला प्रश्न, कोंडा रेड्डी कबीले में स्त्रियां जीवन निर्वाह के लिए जंगली खाद्य यानी खाने के लिए दोस्तों, खाद्य यानी खाने के संग्रह में व्यस्त रहती है। संग्रह यानी एकत्रित करना, एकत्रित करना, संग्रह क्या रहे? एकत्रित करना को ही संग्रह कहते हैं। व्यस्त रहती है, तो उनके प्रमुख खाद्य है, उनके जो प्रमुख जो खाद्य है दोस्तों, शहद और बांस। शहद और बांस को ज़्यादातर इकट्ठा करती है दोस्तों। ओके, शहद और बांस को इकट्ठा करती है। बांस क्यों बोले? तो बांस का जो अगला वाला हिस्सा होता है, कोमल वाला हिस्सा, बांस, ये समझो बांस है। ओके, ये बांस है, ये बांस है, तो ये अगला वाला जो कोमल हिस्सा होता है ना दोस्तों, उसको एकत्रित करते हैं। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। कोमल बांस की कलियों को कहा जाता है, कोमल बांस जो होते हैं उनकी कलियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? करी कोमुल्लू, करी कोमुल्लू। अगला प्रश्न, पेनुगोलू गांव में किन परिवार यानी कितने परिवार रहते हैं? तो वहाँ पे उस चैप्टर के हिसाब से कितने परिवार है दोस्तों? वहाँ पे 32 परिवार, 32 परिवार, शायद अभी ज़्यादा हो गए होंगे। ओके, मगर चैप्टर के अनुसार हम देखा जाए तो वहाँ पे कितने परिवार? लगभग दोस्तों। ओके, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, पेनुगोलू गांव में लगभग, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, लगभग कितने परिवार रहते हैं? तो 32 परिवार रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थे दोस्तों हमारे चैप्टर 5 से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे हमने 68 प्रश्नों को देखा, यानी एक प्रश्न छोड़ दिए तो 67 प्रश्नों को हमने यहाँ पे देखा है। और अगले जो है इसी चैप्टर से संबंधित हम मेथोडोलॉजी यानी सोशल जो पेडागोजी होते हैं
उससे संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं, और वो है 30 प्रश्न है दोस्तों। ओके, 30 प्रश्न हम इस चैप्टर को आधार बना के हमने प्रश्न बनाए थे। आधार बना के हमने क्या किया था दोस्तों, प्रश्न बनाया था। तो देखते हैं उन्हीं को भी। चलिए, हमने सेपरेट करके रखा है। हाँ, देखिए दोस्तों, प्रश्न हमने यहाँ पे देखिए, सामाजिक अध्ययन यानी कक्षा 6 से सामाजिक अध्ययन अध्याय 5, पेनगोलू। पेनगोलू पहाड़ियों में बसा गांव। ये जो है मेथोडोलॉजी बेस्ड एमसीक्यूज है दोस्तों, मेथोडोलॉजी बेस्ड एमसीक्यूज है। ओके, पहला प्रश्न, अध्याय पेनगोलू पहाड़ियों में बसा गांव पढ़ाने का सर्वोत्तम प्रारंभिक तरीका क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इसका सही जो उत्तर है बी, पहाड़ी गांव की तस्वीरें दिखाना। पहाड़ी गांव की तस्वीरें दिखाना ये जो है सर्वोत्तम तरीका है। क्या है दोस्तों? सर्वोत्तम तरीका है, सर्वोत्तम तरीका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इस अध्याय के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है? सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है दोस्तों? इस अध्याय के लिए पढ़ाना चाहिए। अगर कोई सोशल टीचर बनाएगा अगर, तो वो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए किस पद्धति का यानी मेथड का यूज करेगा, यानी उपयोग करेगा? तो वह है दोस्तों बी, प्रयोजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रयोजना यानी प्रोजेक्ट बेस्ड पद्धति। ओके, प्रोजेक्ट बेस्ड पद्धति को पढ़ाने के लिए वो चुनेगा। ओके, अगला प्रश्न, पेनुगोलू गांव की संस्कृति समझाने के लिए शिक्षक कौन सी गतिविधि करा सकते हैं? शिक्षक क्या कौन सी गतिविधि करा सकते हैं दोस्तों? करिकुलम एक्टिविटी, गतिविधि यानी एक्टिविटी दोस्तों। ओके, गतिविधि का मतलब जो है एक्टिविटी, एक्टिविटी कराएगा एक टीचर। इसे पढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि का यानी करा सकते? तो उसका जो उत्तर है फोटो विश्लेषण, यानी जगह जगह क्या फोटो दिया हुआ है दोस्तों। ओके, हर चैप्टर में फोटो दिया हुआ है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर में फोटो दिए सो। ओके, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, फोटोस यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे एक फोटो, यानी ये जो है पहाड़ी एरिया का फोटो यहाँ पे दिखाया जा रहा है चैप्टर में। ओके, ये फोटो। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। और ये रहा, ये क्या है? मानचित्र है। किससे संबंधित फोटो है दोस्तों ये? हाँ, उस एरिया से संबंधित फोटो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों झरने का फोटो। ये होता है दोस्तों, समझ में आया आपको? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, पोड़ो खेती की प्रक्रिया समझाने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक सहायक क्या होगा? शैक्षणिक सहायक क्या होगा दोस्तों? चरणबद्ध चित्र या डायग्राम, चरणबद्ध चित्र या डायग्राम। तो इसका सही उत्तर बी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या जैसे पानी की कमी, जंगल निर्भरता, इन पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त तकनीक क्या है? उपयुक्त तकनीक कौन सी है दोस्तों? तो वह है समूह चर्चा, समूह चर्चा। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति की जीवन शैली समझाने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है? कौन सी रणनीति प्रभावी है दोस्तों? रोल प्ले नाटिका, रोल प्ले या नाटिका जो पद्धति यानी वो रणनीति जो है प्रभावशाली है। ओके, आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने हेतु इस पाठ में क्या कराया जा सकता है? तो वह है दोस्तों वृक्षारोपण गतिविधि, यानी वृक्षारोपण एक्टिविटी हम उन्हें करवाया जा सकता है। हाँ, क्यों आजकल हम भी कर रहे हैं दोस्तों, हरितहारम बोल के किए थे। हाँ, उस तरह से, क्योंकि विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की भावनाओं को हमें उसके अंतर्गत विकसित करना है। तो इसलिए हम इस गतिविधि का, वृक्षारोपण गतिविधि का हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे, 8 नंबर का प्रश्न देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों के मानचित्र पेज नंबर 2 पे दिया है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। उपयोग किस कौशल का विकसित, यानी ये जो है उपयोग, पहाड़ी जो है मानचित्र जो पेज नंबर 2 पे है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। पेज नंबर 2 पर एक मैप दिया गया है, उसके आधार पर बनाया है। उपयोग किस कौशल को विकसित करता है, यानी वो जो है किस कौशल का उपयोग यानी विकसित करता है, किस कौशल को?
तो उसका समझो, समस्या समाधान, मानचित्र, पठन कौशल, गणना कौशल, दर्शन कौशल। तो उसका सही उत्तर जो है मानचित्र पठन कौशल विकसित करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जनजातियों के त्योहारों के बारे में पढ़ाते समय शिक्षक कौन सी मूल्य यानी वैल्यू को शामिल करता है? कौन सी वैल्यू को शामिल करता है दोस्तों? वह सांस्कृतिक सम्मान को शामिल करता है। अगला प्रश्न 10 नंबर का, पेनगोलू के लोगों की पानी की समस्या विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? पेनगोलू के लोगों की पानी की समस्या जो है इस विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो वह है समस्याधारित अधिगम यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पोड़ू खेती के फायदे, पोड़ू खेती के फायदे दोस्तों। ओके, देखते हैं हम पोड़ू खेती के फायदे क्या है। पोड़ू खेती के फायदे नुकसान विश्लेषण कराने के लिए कौन सी गतिविधि श्रेष्ठ है? कौन सी गतिविधि श्रेष्ठ है दोस्तों? वह है तुलनात्मक तालिका, पेन डायग्राम जो है श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर का, आदिवासी जीवन और आधुनिक जीवन की तुलना करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? आदिवासी जीवन और आधुनिक जीवन की तुलना करवाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी छात्रों को सिर्फ पढ़ने देना, तुलना चार्ट बनवाना, परिभाषाएं लिखवाना, परीक्षा लेना। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों। ओके, इसका आंसर जो है बी होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न दोस्तों, इस अध्याय को सीखते समय बच्चों में कौन सा कौशल मुख्य रूप से विकसित होता है? इस अध्याय को यानी ये जो 5th चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय नंबर जो 5 है, उसे सीखने से कौन सा मुख्य रूप से कौशल विकसित होता है? तो वह है सामाजिक संवेदनशीलता एवं पर्यावरण जागरूकता। ओके, अगला आगे बढ़ते 14 नंबर का, पेनगोलू की वास्तविक स्थिति को समझाने के लिए किस शिक्षण संसाधन का उपयोग बेहतर है? किस शिक्षण संसाधन का उपयोग बेहतर है? तो वह है फील्ड ट्रिप या वर्चुअल टूर जो है बहुत ही बेहतर होगा। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के पूर्व अनुभवों को जोड़ने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? सर्वोत्तम तरीका कौन सा है दोस्तों? वह है ये, उसने अपने गांव या क्षेत्र की सीमाएं साझा करवाना, यानी उनसे जो है अपने गांव या क्षेत्र की सीमाओं को साझा करने के लिए कहना। ओके, अगला जो प्रश्न है, पेनगोलू गांव के संदर्भ में अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का सर्वोत्तम उपयोग कब होगा? कब होगा दोस्तों? वह जो है जब छात्र की परिभाषा याद करें, जब छात्र पहाड़ी जीवन की तस्वीरें विश्लेषण करें, और जब शिक्षक केवल व्याख्यान दे, जब छात्र पुस्तक पढ़े। तो इसका सही उत्तर जो होगा जब छात्र पहाड़ी जीवन की तस्वीरें का विश्लेषण करें। ओके, अगला प्रश्न 17 नंबर का दोस्तों देखिए, पोड़ू खेती से पर्यावरणीय क्षति समझाने के लिए शिक्षक कौन सी उच्च स्तरीय तकनीक अपनाए? तो वह है जो है अवधारणा मानचित्र जो तकनीक है उसे अपनाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों, जनजातीय जीवन शैली जैसे भोजन, घर, त्योहार, अध्ययन, अनुभवात्मक शिक्षा कब कहलाएगा? वो कब कहलाएगा? यानी जब छात्र स्वयं ग्रामीण जीवन का अनुभव करे या मॉडल तैयार करे, तब जो उसे अनुभवात्मक शिक्षा कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। उन्नीस नंबर का प्रश्न देखिए, कठिन सामाजिक अवधारणाएं जैसे स्थान परिवर्तन, जंगल निर्भरता, इनको समझाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग सर्वोत्तम है? तो व्यवहारिकवादी सिद्धांत, निर्माणवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है निर्माणवादी सिद्धांत। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न, अध्याय में बताए गए पानी के संकट पर छात्रों से
समाधान निकलवाने का उद्देश्य कौन सा कौशल विकसित करता है? वह जो है दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि शिक्षक छात्रों से पेनुगोलू गांव, नदी, पहाड़ियों का एक 3D मॉडल बनवाता है तो यह किस पद्धति का उदाहरण है? यह जो है दोस्तों प्रयोजन आधारित पद्धति। ओके, अगला प्रश्न, कौन से प्राकृतिक संसाधन कोया लोगों के जीवन से जुड़े हैं? कौन से दोस्तों? इस प्रश्न का उपयोग किस प्रकार का प्रश्न है, यानी ये किस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों? तो वह है उच्च स्तरीय चिंतन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कोया जनजाति की रीति रिवाज पर पूजा पद्धति समझाने के लिए सांस्कृतिक सहिष्णुता, कल्चरल टॉलरेंस कैसे विकसित की जा सकती है? तो वह जो है उनकी परंपराओं पर तुलनात्मक चर्चा करने से वो विकसित हो सकती है दोस्तों। के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छात्रों से पहाड़ी गांव और मैदान गांव की तुलना करवाना कौन सा अधिगम परिणाम है, यानी लर्निंग आउटकम प्रकट करता है? तो वह है विश्लेषणात्मक, यानी विश्लेषण, एनालिसिस जो है वो प्रकट करता है। प्रश्न 25 का प्रश्न देखिए दोस्तों। अध्यापक यदि छात्रों को पेनुगोलू के मानचित्र पेज 2 है उस पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा का गहन अध्ययन करवाए तो किस कौशल में वृद्धि होगी? दोस्तों यहाँ पे पेज 2 बोल के मैंने दिया है, तो आपको ऐसा किया जाएगा, एक मैप दिया जाएगा और पूछा जाए कि अध्यापक यदि छात्रों को जो इस मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करवाए तो किस कौशल पद्धति का, ये जो मैप है इस पद्धति का, यानी किस पद्धति में कौशल में वृद्धि होगी, ऐसा पूछेगा। ओके, मैं तो यहाँ पे पेज 2 दिया है, मगर वो लोग आपको मैप देंगे। कैसे भी पूछा जा सकता है ना दोस्तों, प्रश्न जो है हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर जो है स्थानिक कौशल, यानी स्थानिक कौशल। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न दोस्तों, पोडू खेती के नुकसान पर छात्रों से बहस, डिबेट करवाना किस पद्धति का उदाहरण है? वह जो है दोस्तों इंटरेक्टिव शिक्षण या अधिगम शिक्षण, यानी यहाँ पे लर्निंग ना दोस्तों, इसलिए शिक्षण या अधिगम को दो भी ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर बी होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो मैं प्रश्न बना रहा हूँ एज इट इज प्रश्न आए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था मैं पेज 2 कहाँ हूँ और वहाँ पे जो आपको मैप दे देंगे, या तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरा प्रश्न बना के, पोडू खेती के नुकसान पर छात्रों के से बहस डिबेट करवाना किस पद्धति का उदाहरण है। तो वो ऐसा ही दे सकते हैं कि ये डिबेट दे देंगे, छात्रों का डिबेट दे के पूछेंगे कि ये जो है पद्धति कौन सी है। तो आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, ये ध्यान में रखो। ओके, कोया लोगों के जीवन यापन के साधनों का अध्ययन बच्चों में किस मूल्य वैल्यू को बढ़ावा देता है? किस वैल्यू को बढ़ावा देता है? तो वो है संवेदनशीलता व सहानुभूति, प्रतियोगी भावना, यांत्रिक कौशल, तकनीकी श्रेष्ठता। तो सही जो उत्तर है संवेदनशीलता व सहानुभूति। ये आगे बढ़ते दोस्तों। पहाड़ी देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहाड़ी मिट्टी उपजाऊ क्यों नहीं होती? यह प्रश्न किस प्रकार का शिक्षण है? पूछताछ आधारित शिक्षण है, केवल पठन, ड्रिल विधि, अनुवाद पद्धति। तो इसका सही जो उत्तर है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी पूछताछ आधारित शिक्षण। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, यदि शिक्षक छात्रों को पेनुगोलू गांव की समस्याओं पर सॉल्यूशन ट्री बनवाए तो यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है दोस्तों? यह जो है विश्लेषणात्मक आरेखन, यानी एनालिटिक डायग्रामिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ये हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, और चैप्टर से संबंध भी आखिरी चैप्टर यानी क्वेश्चन है, प्रश्न है।
अध्याय पढ़ाने के बाद शिक्षक यदि छात्रों से वन संरक्षण हेतु स्थानीय प्रयास की सूची बनवाता है तो वह किस कौशल को बढ़ाता है? वो जो है सृजनात्मक कौशल यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ओके दोस्तों, यह था हमारा आज का क्लास और इससे संबंधित मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसको आपको उस ज्वाइन होना है और वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ।